नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में चर्चा होगी, अगर आप बीए हिंदी ऑनर्स के दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र या छात्रा हैं तो डेफिनेटली आपके सिलेबस में एनईपी 2022 के अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ। बीए हिंदी ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर की बात कर रही हूँ, यानी सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर। उसमें आप भारतीय साहित्य पेपर पढ़ रहे होंगे, जिसमें आप कालिदास कृत उत्तर मेघ रचना या फिर कह लीजिए काव्य कृति है, इसको आप पढ़ रहे होंगे। तो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और इसका एक्सप्लेनेशन भी या फिर व्याख्या भी आपको गूगल आदि पे या फिर आप सर्च करेंगे तो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मिलनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए मैं आज इसको बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगी, ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर कह लीजिए इस यूनिट से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं या फिर जितने भी प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं, सबके उत्तर आपको इस एकमात्र वीडियो से बहुत ही बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ में मिल जाने वाले हैं। तो बिना समय ज़ाया किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एक बार फिर से आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अमृता चौहान है और आज के वीडियो का विषय है उत्तर मेघ कालिदास कृत। तो यहाँ पर कुछ मूल बिंदु मैंने लिख दिए हैं जो कि आपको बैक साइड नॉलेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए वो ये है कि कालिदास की जो रचना है आप सभी ने सुनी होगी, नहीं सुनी है तो आज याद कर लीजिए कि कालिदास ने एक रचना मतलब काव्य सृजन किया है। कालिदास बहुत बेहतरीन मतलब इनका बहुत उच्च स्थान रहा है एक कवि के रूप में हिंदी साहित्य जगत में, जब आप देखेंगे तो, या फिर संस्कृत साहित्य जगत में देखेंगे तब भी। तो मेघदूत इन्होंने रचना मतलब एक काव्य कृति है इनकी, बहुत ही महत्वपूर्ण और सुप्रसिद्ध, जिसको संस्कृत में मेघदूतम लिख दिया जाता है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। तो कालिदास की जो एक कृति है काव्य कृति मेघदूतम, इसमें दो सोपानों में इसको विभाजित करके पढ़ा जाता है, जिसका पहला सोपान आता है पूर्व मेघ और दूसरा सोपान आता है उत्तर मेघ। तो अब मैं थोड़ी सी और आपको वैकेंट की स्टोरी बता देती हूँ, ताकि आप इन दोनों टर्म्स को भी ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएँ। तो जो यक्ष एक पात्र है, कह लीजिए मेघदूत का जो मुख्य पात्र है वो यक्ष है, और यक्ष और यक्षिणी की प्रेम कथा, प्रेम प्रसंग का चित्रण या फिर प्रेम प्रसंग पर आधारित ये कृति है मेघदूतम, जो कि कालिदास जी द्वारा लिखी गई है। तो कुबेर के द्वारा, अलकापुरी एक स्थान है जहाँ के कुबेर राजा हैं, तो उनके द्वारा किसी कारणवश यक्ष को अलकापुरी से निष्कासित कर दिया जाता है। अब यक्ष को निष्कासित कर दिया गया है और यक्षिणी अलकापुरी में ही रह गई है, उसको साथ ले जाना मतलब अलाउ नहीं किया गया है, इन्हें कुछ कारण रहा होगा, वो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से तब जान पाएंगे जब आप इस कृति को पढ़ेंगे। मैंने इस कृति को नहीं पूरा पढ़ा है, इसलिए मैं इस बारे में ज़्यादा परिचर्चा नहीं करना चाह रही हूँ। तो यक्ष को जब कुबेर द्वारा अलकापुरी से निष्कासित कर दिया जाता है, उसके बाद यक्ष जो है रामगिरी पर्वत पर जाकर निवास करने लगता है। रामगिरी पर्वत पर जब वर्षा ऋतु का समय आता है तो यक्ष को अपनी प्रेयसी या फिर प्रेमिका यक्षिणी की बेहद याद आती है। तो ये अलकापुरी जाना इनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि वहाँ से इन्हें निष्कासित किया जा चुका था और इनकी प्रेमिका भी इनसे मिलने नहीं आ सकती थी। तो ये अपनी प्रेमिका को संदेश भेजने का निर्णय लेते हैं, लेकिन वहाँ एकांतवास में, वहाँ अकेले रहने के चलते इन्हें कोई संदेश वाहक भी नहीं मिलता है। तो फिर उस स्थिति में यक्ष मेघ को, यानी कि बादलों को, उमड़ते बादलों को, क्योंकि वर्षा ऋतु में बादल उमड़ रहे होते हैं, बारिश कर रहे होते हैं, तो बादलों को, मेघों को संदेशवाहक बनाता है कौन? यक्ष। तो पूर्व मेघ में किसकी चर्चा है? पूर्व मेघ में यक्ष द्वारा मेघों को मतलब गंतव्य तक कैसे पहुंचा जाएगा, यानी जो रास्ता है, किस तरह का रास्ते से होकर गुजरना है, क्या रास्ता है यक्षिणी तक पहुंचने का, उसके बारे में चर्चा है पूर्व मेघ में। और उत्तर मेघ में यक्षिणी कैसी दिखती है, यानी जब भरी सभा में या फिर घर पर, यक्ष के घर पर पहुंचेगा मेघ, तो यक्षिणी को किस तरह पहचानेगा, इस पर बहुत ही मतलब सुंदरता के साथ में बहुत ही सौंदर्यपूर्ण वर्णन किया है किसने? महाकवि कालिदास जी ने। इसीलिए इन्हें महाकवि भी कहा जाता है, यानी कवियों के कवि। तो उत्तर मेघ में इस बात की चर्चा परिचर्चा मिलती है, जिसके कुछ
पद आपके सिलेबस में लगे हैं जो कि मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो आई होप ये बैकएंड की जो स्टोरी थी ये बताना ज़रूरी इसलिए था ताकि आप बिल्कुल ब्लैकआउट होके ना बैठे, यानी आपका दिमाग जब पूरा ब्लैंक रहेगा तो आपको मैं सीधे अगर शुरू कर दूंगी एक्सप्लेनेशन तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए बैकएंड की स्टोरी बतानी ज़रूरी हो गई थी। तो अब मैं शुरू कर रही हूँ जो आपके सिलेबस का जितना पोर्शन है तो उस पर आती हूँ। हालाँकि ये बताने का मेरा एक उद्देश्य ये भी था कि जब आपसे सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी तो आपको बताना होगा कि ये ऐसे करके आप लिखते हैं ना संदर्भ में कि प्रस्तुत पद्यांश या फिर प्रस्तुत पद्यावरण कालिदास या फिर महाकवि कालिदास कृत मेघदूतम के उत्तर मेघ सोपान से उद्धृत है। इस तरह से आप इसका संदर्भ लिखेंगे। अब मैं आती हूँ एक्सप्लेनेशन पे। तो सबसे पहले खंड या फिर सबसे पहले पद की ओर बढ़ूँ तो सबसे पहला पद आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मैं इसे पढ़ूंगी, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन करूंगी। तो सबसे पहला जो पद है लिखा है, सम स्निग्ध सुकांत सुपंक्ति दांतों वाली, सम स्निग्ध सुकांत सुपंक्ति दांतों वाली, बिंब के पके फलों जैसे होंगे लाल कोमल रसीले होठ, चौकी हिरनी की सी होंगी आँखें, कमर होगी बेहद पतली, गहरी होगी नाभि, चाल को नियंत्रित करता होगा नितंबों का बोझ, तनिक सी झुकी होगी स्तनों के उभार के कारण। ये 22वां पद है उत्तर मेघ सोपान का। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, सबसे पहली पंक्ति में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जो नायिका है यक्षिणी है उसके दंतों की जो दंत पंक्ति है वो किस तरह से सुकांत यानी कांति लिए हुए है, सुंदरता लिए हुए है, उसका वर्णन किया कि कैसे उसके दांत होंगे। ये बता दिया गया है यक्ष द्वारा मेघ को कि उसके दांत जो होंगे वो बहुत ही खूबसूरत होंगे, सुपंक्ति यानी चमचमाते हुए दांत होंगे, एकदम दूध की तरह सफ़ेद से कोमल से दांत तुम्हें दिखाई देंगे चमकते हुए। दूसरी पंक्ति है, बिंब के पके फलों जैसे होंगे लाल कोमल रसीले होठ, अर्थात पेड़ पर जब कोई फल पक जाता है तो वो लालामी लिए हुए होता है, कोमलता लिए हुए होता है, रस लिए हुए होता है, वैसे ही उसके सुंदर होठ होंगे किसके, यक्षिणी के। चौंकी हिरनी की सी होंगी आंखें, यानी कोई हिरनी जब चौंक जाती, वैसे भी किसी नायिका के सौंदर्य की तुलना हिरनी से बहुत बार की जाती, बहुत कवियों ने नायिका के सौंदर्य की तुलना किसी हिरनी से की है। तो एक हिरनी जब चौंक जाती तो उसके उस स्थिति में जो आंखें होती हैं वैसी होंगी आंखें किसकी, यक्षिणी की। कमर होगी बेहद पतली, यानी कमर बेहद पतली होगी, गहरी होगी नाभि, चाल को नियंत्रित करता होगा नितंबों का बोझ, यानी नितंबों के बोझ से उसकी चाल नियंत्रित सी होती नजर आ रही होगी। तनिक सी झुकी होगी स्तनों के उभार के कारण, यानी स्तनों के बोझ के कारण, उभार के कारण, वजन के कारण उसकी जो कमर है वो तनिक यानी थोड़ी सी झुकी हुई नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर सी लिखा हुआ है, जहाँ पर किसी भी शब्द के साथ में सी लिख दिया जाता है, सा से सम सारिस समान, तो इस तरह के जब शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार आ जाता है। तो ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए, विशेष में आपको अवश्य लिखनी चाहिए ऐसी बातें, तभी आपको अधिक अंक प्राप्त होते हैं। तो मैं बढ़ती हूँ अगले पद की ओर। आई होप ये फर्स्ट पद आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा पद है, सबसे पहले मैं इसको पढ़ रही हूँ कि हमारे घर के भीतर, या मैं इसको एक्सप्लेन भी करते चल रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाता है। तो हमारे घर के भीतर यानी यक्ष कह रहा है मेरे घर के भीतर जब तुम जाओगे तो वहाँ पर देखोगे कि बहुत सारी युवतियाँ होंगी, लेकिन उनके बीच जो कोई ऐसी हो, कैसी हो, विधाता, विधाता यानी कि ईश्वर जिसने सृष्टि की रचना की है, तो विधाता की सर्वप्रथम कृति से ऐसी होगी मेरी यक्षिणी, ऐसी होगी मेरी प्रेयसी, जो महसूस होगी कि विधाता द्वारा सर्वप्रथम उसी का सृजन किया गया। सृष्टि की रचना में सबसे पहले मेरी यक्षिणी, मेरी प्रेयसी को ही रचा हो विधाता ने। समझ लेना बस वही है दूसरी मेरी जान, यानी बस समझ जाना जो कोई भी तुम्हें ऐसी दिखाई दे कि विधाता की सर्वप्रथम कृति सी लगे, वही मेरी प्रेयसी है, वही यक्षिणी है। सहचर के अभाव में कम बोलने वाली चकई, अब सहचर यानी कि साथी, हमसफ़र, चकई, चकवा, चकवी, इनके बारे में आपने इनकी कहानी अवश्य सुनी होगी कि ये साथ में ही रहते हैं, और अगर चकवा या चकवी में से एक भी या फिर एक की भी मृत्यु हो जाती है तो दूसरा जो है चकवा है या फिर चकवी है वो वियोग में ही अपने प्राण त्याग देती है। तो उसी तरह सहचर के अभाव में कम बोलने वाली,
यानी मेरी अनुपस्थिति में, मेरे ना होने के चलते, मेरी कमी में वो कम बोल रही होगी, खामोश होगी, शांत होगी, दुखी होगी, बहुतों के बीच भी अकेली, यानी बहुत सारी युवतियाँ होंगी वहाँ पे, यानी भीड़ में भी वो अकेली होगी, बड़ी ही बेचैनी से काट रही होगी वियोग के ये दिन, दिखाई देती होगी कैसी, शिशिर ऋतु में पालों से बर्बाद होती कमलनी की तरह। कमलनी, कमल की बात हो रही है। पाला, आप सब ने ये शब्द सुना होगा कि सर्दियों में पाला पड़ता है, जब आपकी मतलब जो ये फिंगर टिप्स होती हैं ये बुरी तरीके से सर्दी से जकड़ जाती हैं, तो शिशिर ऋतु में उसी की तरह स्थिति, जैसी कमलनी की स्थिति हो जाती है, कमलनी मुरझा जाती है, उसके लिए जीना मुश्किल हो जाता है, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह मेरी प्रेयसी का भी हाल मेरे बिना ऐसा ही हो रहा होगा, या ऐसी ही किसी दूसरी वस्तु सी लगती होगी। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करके आएंगे एग्ज़ाम में। तो बहुत ही सरल भाषा में मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करते चल रही हूँ। यहाँ पर कृति सी शब्द आया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। भाषा काफ़ी सरल है, सहज है, समझने योग्य है, कहीं पर भी क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया, ना ही संस्कृत निष्ठ शब्दों का ज़्यादा प्रयोग है। थोड़ा बहुत प्रयोग दिख रहा है लेकिन अतिशय नहीं है, तो ये बात भी आप विशेष में अवश्य बताएंगे। आगे बढ़ूँ तो तीसरी पद की बात करूँ तो तीसरा पद यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्या है। सबसे पहले मैं इसको पढ़ दे रही हूँ। लिखा है, जोर की रुलाइयों से सूज आई होंगी आँखें, यानी बहुत रोते रोते वियोग में, मेरे वियोग में, मेरी अनुपस्थिति में मेरी कमी उसे खल रही होगी, जिसके चलते वो निरंतर रो रही होगी और उसकी आंखें सूज गई होंगी, रोते रोते लाल हो गई होंगी, आंखों में लालामी आ गई होगी। गरम गरम सांसों से फीके पड़ गए होंगे होंठ। जाहिर सी बात है, जब गरम गरम सांसें निरंतर आप रोते रहते हैं तो आपके होंठ बिल्कुल सूख जाते हैं, जो ऊपर की कुछ होंठ की जो खाल है वो भी उधेड़ने लगती है। तो उसी तरह की स्थिति मेरी प्रेयसी की बन गई होगी। हथेली पर रखा होगा गाल, जब आप हथेली पर गाल रख कर बैठते हैं, आप इस अवस्था को सोचिए, तब आप बहुत सोचने वाली अवस्था में होते हैं, जब आप अपने गाल को दोनों हथेलियों के मध्य रख कर बैठे होते। तो जो वो बैठने की अवस्था होती, वो ऐसी अवस्था होती जहाँ आप किसी गहन चिंतन मनन में, किसी मतलब टेंशन में डूबे हुए होते हैं। तो वैसी स्थिति यक्षिणी की है। समूचा नहीं दिखता होगा मुख। अब जाहिर सी बात है, जब कोई दोनों गालों के मध्य या फिर दोनों हथेलियों के मध्य अपने गाल को दबा कर बैठा हो, दोनों गालों को दबा कर बैठा होता है, तो उसका पूरा मुख नहीं दिखता है। तो वैसा ही मेरी यक्षिणी का भी पूरा मुख नहीं दिख रहा होगा। आगे लिखा है, क्योंकि आते होंगे सामने फिर सूखे लंबे बाल। एक तो हथेलियों के मध्य मुंह होने, चेहरा होने के चलते पूरा मुख नहीं दिखता होगा। दूसरा, उसके बाल खुले हुए हैं। अब खुले बाल जो हैं वो किसका संकेत देते हैं? आजकल तो फैशन बन गया है बाल खोलना, लेकिन जब प्राचीन काल की बात करें तो उस समय बाल खोल लेना संकेत देता था कि जो नायिका है वो वियोग में है, उसने अपने प्रेमी को खो दिया है या उसका प्रेमी उससे बहुत दूर चला गया है। तो वो बेहद वियोग की स्थिति में नायिकाएं अपने बाल खोला करती थी। तो यहाँ पर ये बात उसी ओर इंगित करके कही है कालिदास जी ने कि क्योंकि आते होंगे सामने फिर सूखे लंबे बाल, हाय तुम करते हो पीछा तो चांद का भी होता है यही हाल। अब ये पंक्ति आप समझिए, बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है, बहुत ही कह लीजिए एक नायिका को चांद की उपमा दे दी गई है और बालों को उपमा दी गई है बादलों की। समझिए, जैसे कि जब पूर्णिमासी का चांद होता है या फिर आसमान में किसी भी दिन का चांद होता है, तो आपने अक्सर देखा होगा जब बादल होते हैं आसमान में तो किस तरह से आसमान में जो चांद है वो बादलों के बीच में कभी छिपा हुआ होता है, कभी मतलब वो निरंतर चलता हुआ आपको नज़र आएगा और आपको मतलब महसूस होगा कि किस तरह से बादल उसका पीछा कर रहे हैं, बादल उसको बार बार पकड़ना चाह रहे हैं, घेरना चाह रहे हैं, अपने आगोश में लेना चाह रहे हैं। तो वैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि ऐसा लग रहा है जैसे वो बाल जो हैं वो नायिका का पीछा कर रहे हैं, नायिका का मुख बार बार ढकना चाह रहे हैं, नायिका के मुख को अपने आगोश में लेना चाह रहे हैं। तो वैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, जैसा महसूस हो रहा है इसको देखकर कि जैसे बादल चांद का पीछा कर रहे हों। तो यहाँ पर एक उपमा दी गई है नायिका को चांद की। आगे बढ़ूँ तो
25वां जो पद है वो है कि बताऊं मित्र तुम्हें वह क्या करती मिलेगी। अब यक्ष कह रहा है मेघ से कि बताता हूँ मित्र तुम्हें, हे मित्र मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो तुम्हें क्या करती मिलेगी। सजा रही होगी देवी देवियों के निमित्त नैवेद्य, यानी कि जो रोजमर्रा का जो भोग लगाया जाता है ईश्वर को, वो देवी देवताओं के उसी भोग को तैयार कर रही होगी। या कि रही होगी आंख कल्पना प्रसूत विरह खिन्न मेरा यह शरीर, या फिर बैठी बैठी एक तो हो सकता है कि वो भगवान का भोग तैयार कर रही हो, या फिर वो बैठी बैठी सोच रही होगी, कल्पनाओं में डूबी होगी और अंकन कर रही होगी मेरे बारे में, कि मतलब मुझे याद कर रही होगी। कुल मिलाकर आप आसान भाषा में ऐसे इसको कह सकते हैं। रही होगी पूंछ पिंजड़े में टंगी मिठ बोली मैना से, क्या पूछ रही होगी कि गुणवंती बोल आते भी हैं वह तुम्हें याद है जान से प्यारी थी। समझिए, या तो 3 काम उसने बता दिए, या तो वो निमित्त नैवेद्य तैयार कर रही होगी, या फिर कल्पनाओं में डूबी बैठी होगी मेरे बारे में सोच रही होगी, या फिर पिंजड़े में टंगी मैना से पूछ रही होगी कि तुम्हें वो याद आते हैं, यानी तुम्हें जो यक्ष हैं मेरे प्रेमी हैं क्या वो तुम्हें याद आते हैं, क्योंकि वो तुम्हें भी तो बेहद प्यार करते थे ना, तुम भी तो उन्हें जान से प्यारी थी। ऐसा पूछ रही होगी किनसे, मिठ बोली मैना से। तो 3 यहाँ पर कार्य गिनाए गए हैं। तो आगे बढ़ूँ तो 26वां जो पद है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। लिखा गया है कि गोद में वीण लिए मलिन वसना विचारी वाली होगी मेरे नाम के गीत से भीग भीग जाते होंगे तार, होगी इन्हें बार बार भूलती होगी अपने ही स्वरों के उतार चढ़ाव। अब क्या कर रही होगी वो, बैठी बैठी मतलब मेरी यादों में, मतलब एक तरीके से उस विरह वियोग में इस तरह से निरंतर जल रही होगी, दिन रात जल रही होगी, उस मतलब प्रेम की पीड़ा में निरंतर वो तप रही होगी। और उसके जो तार से यहाँ पर अर्थ निकल रहा है, उसकी जो पलकें हैं वो बार बार भीग रही होगी, अर्थात उसकी आंखों से निरंतर आंसू, दिन रात उसकी आंखों से आंसू बह रहे होंगे। भूलती होगी अपने ही स्वरों के उतार चढ़ाव, जिनके चलते वो अपने ही स्वरों के उतार चढ़ाव, क्योंकि जब उसे सुध ही नहीं है भी कि वो कहाँ है, तो वो जाहिर सी बात है, कोई भी जब प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपने एक वर्ड सुना होगा, ये टर्म इंडिकेट करता है कि आप एक किसी भी जगह पे आप उपस्थित हैं, लेकिन अगर आपका मन उपस्थित नहीं तो जाहिर सी बात है आप किसी की यादों में खोए हुए हैं, आप किसी ना किसी सोच विचार में डूबे हुए हैं। तो वैसी ही स्थिति के चलते जो स्वरों का उतार चढ़ाव हो जा रहा है वो भूल जा रही है कौन, यक्षिणी। आगे बढ़ूं तो अगला जो पद है लिखा है कि टहरी पर बैठी होगी पड़े होंगे सामने फूल के, टहरी पर बैठी होगी, ऐसे समझिए आप सीढ़ियों पर बैठी होगी, पड़े होंगे सामने फूलों के सहारे गिन रही होगी, गिन होगा यहाँ पर, अवधि के बाकी महीने बिताए दिनों के संपर्क सुख की यादों का ले रही होगी मन ही मन स्वाद, बिछुड़ी प्यारी के यही तो होते हैं साधन। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, इनको आप समझिए कि टहरी पर बैठी होगी, सीढ़ियों पर बैठी होगी, और सामने जो लगे फूल हैं या फिर फूल का पेड़ है उससे निरंतर फूल जो गिर रहे होंगे, झर रहे होंगे, उनसे वो अवधि, यानी जो अभी तक का समय बीत चुका है, मुझसे बीते हुए, मुझसे मिले हुए, उसे कितनी अवधि हो चुकी है और कितने महीने बाकी हैं मुझसे, मतलब उसे कब तक इंतज़ार करना है। वो इसी सोच में डूबी होगी कि कब मेरे प्रेमी यानी कि यक्ष आएंगे और कब मेरा उनसे मिलना हो पाएगा। तो यही बैठी बैठी सोच रही होगी, निरंतर उसी अवधि की गणना कर रही होगी फूलों को झरते देखकर, बिताए दिनों के संपर्क सुख की यादों का ले रही होगी मन ही मन स्वाद, बिछुड़ी प्यारी के यही तो होते हैं साधन। अर्थात जो सुखद स्मृतियां हैं, जाहिर सी बात है आप अगर स्वयं को भी इस जगह रख कर देखेंगे तो आप आज भी ये चीज़ मतलब सोच सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि जो यादें होती हैं, स्मृतियाँ होती हैं, सुखद स्मृतियाँ, वही तो मतलब भविष्य में या फिर वर्तमान में भूत को जिंदा रखने का एकमात्र साधन होती हैं। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है, जो सुखद स्मृतियाँ हैं, मेरे साथ बिताए हुए उसके सुखद पल हैं, उनको बैठे बैठे मन में सोच रही होगी और उनका स्वाद ले लेकर
खुश हो रही होगी, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ वे सुखद स्मृतियां ही रह गई, बिताए हुए दिन ही रह गए हैं जो उसे सुख दे सकते हैं। तो निरंतर वो उन्हीं स्मृतियों में डूबी हुई मिलेगी, टहरी पर बैठी हुई। तो इस तरह से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। जितने भी पद लगे हुए थे आपके सिलेबस में वो मैंने सारे बारी बारी से बहुत ही शब्द मतलब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किए हैं और एक एक शब्द का अर्थ भी बताया है। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी अभी भी अगर कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा मैं ओपन रखती हूँ, कभी ऑफ नहीं करती हूँ। तो वहाँ पर जाकर आप कमेंट करिए, आपको रिप्लाई भी मेरी तरफ से हमेशा मिलता है। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और मैं एक व्यापक स्तर पर आप सभी लोगों की मदद करना चाहती हूँ। तो इसलिए मेक श्योर अपने साथियों को चैनल से ज़रूर जोड़ें ताकि उनकी भी मैं मदद कर पाऊँ। मुझे अच्छा लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियोस को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो पाए। यही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में अवश्य दिया कीजिए। बाकी अगर आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पर जुड़ना चाहते हैं, अगर आप पर्सनली मुझसे अपने जो सुझाव मुझसे लेना चाहते हैं, अपनी कुछ समस्याएं हैं वो मुझसे साझा करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर आप आकर मुझसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी मैं एक्टिव हूँ और कमेंट वहाँ पर या फिर वहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हैं अपनी समस्याएं। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वक्त मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा सुझाए गए किसी टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट में टॉपिक कमेंट कर दीजिएगा, उस पर वीडियो में जल्दी ही लेके उपस्थित हो जाऊंगी। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।